नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे मित्रों। मैं सोनाली शर्मा आपके चैनल लर्न विद अवध में आई हूँ और आपको क्या पढ़ा रही हूँ? जनरल अवेयरनेस पढ़ा रही हूँ। तो ये जो हमने सीरीज चालू करी है, ये आपके EMRS जो आपका हॉस्टल वार्डन का एग्जाम आने वाला है, उस जो एग्जाम में पूछा गया जो सिलेबस है, उसमें जो हमारा जनरल अवेयरनेस का टॉपिक है, उसमें आने वाले जो चीजें हैं उसके विषय में हम इस टॉपिक में पढ़ रहे हैं। हमारी प्रीवियस 2 क्लासेस हो चुकी हैं। पिछले 2 लेक्चर्स मैंने ले लिए थे। पिछले 2 लेक्चर्स मैंने हॉस्टल वार्डन, ये जो EMRS स्कूल्स हैं वो हैं क्या, दूसरा लेक्चर मैंने निपुण भारत पे लिया था, और आज हमारा तीसरा लेक्चर है जो कि परख योजना पे डिपेंड होता है। परख योजना क्या है? परख योजना क्या है उसको पढ़ने से पहले, उसको जानने से पहले, अच्छा एक बात बताइए, सरकार निपुण योजना चला रही है, सरकार परख योजना चला रही है, और इसमें अगर हम परख योजना को पढ़ेंगे अभी और हमने निपुण योजना पढ़ ली है, इसमें हम क्या देखते हैं कि सरकार किस चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है? सरकार बहुत एक मुद्दे पे ध्यान दे रही है कि हमारी शिक्षा पद्धति जो कि रट्टाफिकेशन यानी रटने पर आधारित थी, कि बच्चा फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक रटता था, और फिर जब वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाता था या किसी प्रोफेशनल फील्ड में जाता था या ऐसी जगह जहां उसे देश को रिप्रेजेंट करना होता था, वहां पर वो थोड़ा पीछे रह जाता था। तो सरकार इस विषय पे ध्यान दे रही है कि बच्चे सिर्फ रटे ना सिलेबस को, उसको समझे, उनका बौद्धिक विकास हो। तो सरकार के ध्यान देने का सबसे एक बेसिक उद्देश्य क्या है? बच्चों का बौद्धिक विकास, बुद्धि का विकास। ऐसा नहीं कि बस रट लिया, एग्जाम दिया, एग्जाम जब तक दिया तब तक तो याद है, उसके बाद सब भूल गए। बच्चों को क्या बनाना है? आपने 3 इडियट देखी है ना, तो रैंचो बनाना है, चतुर नहीं बनाना है बच्चों को। सबने देखी है ना 3 इडियट पिक्चर? जिसने देखी है वो कमेंट सेक्शन में बताइए कि हाँ भाई हमने देखी हुई है 3 इडियट, और आपको सबसे ज्यादा कौन सा कैरेक्टर पसंद है। तो परख शिक्षा नीति कब आई है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जब आई तब परख को लागू करा गया, तब परख को लाया गया। अच्छा, निपुण को भी देखें तो भी वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब 2020 आई थी तब लाया गया। तो जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है, उसके पहले 2 शिक्षा नीतियां आ चुकी हैं, एक 1968 में, एक 1986 में आ चुकी है। 2 हमारी शिक्षा नीतियां। इस नीति में क्या सरकार ने देखा कि बच्चों का संपूर्ण विकास हो, खेल कूद, एक्टिविटी, पढ़ाई लिखाई, हर चीज में बच्चों का विकास हो। तभी बच्चा क्या कर पाएगा? तभी बच्चा आने वाले समय में देश का भविष्य बन जाएगा। बच्चे को पढ़ाने पे इतना क्यों सरकार ध्यान दे रही है? बच्चे को पढ़ाने पे सरकार इसलिए इतना ध्यान दे रही है कि बच्चा क्या है? एक ह्यूमन रिसोर्स है। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम जापान का एग्जाम्पल लें तो और इंडिया का एग्जाम्पल लें, है ना, तो आप बताइएगा कि ह्यूमन रिसोर्स कितना इंपॉर्टेंट है। आपको इस बात से पता लगेगा कि अगर हम इंडिया का एग्जाम्पल लेते हैं तो इंडिया में बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल वगैरह मिला है। कोयले की बात कर लें, लोहे की बात कर लें, बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल है, उतना जापान में नहीं है। फिर भी जापान में अगर हम बात करें, बड़ी बड़ी कंपनीज है, जापान एक डेवलप्ड कंट्री है। क्यों? क्योंकि जापानीज को पता था। उन्होंने क्या किया? उनके पास रॉ मटेरियल नहीं था, उनके पास खेती करने के लिए जमीन नहीं है, उनके पास खेती करने के लिए जमीन नहीं है। जापान ऐसी जगह पर, ऐसी प्लेट्स के बीच में जहां पर जापान में अक्सर भूकंप आते रहते हैं, मतलब ना रहने का ठिकाना ना खाने का ठिकाना। फिर भी जापान ने अपने आप को इस कदर विकसित कर लिया कि वो डेवलप्ड कंट्री की श्रेणी में आता है, क्योंकि जापान ने एक बात जान ली कि हमें अपने ह्यूमन रिसोर्स, मतलब जो हमारे मानव रिसोर्स हैं, उनको विकास करना है, उनको विकसित करना है। बड़ी बड़ी कंपनियां कहां पर हैं? जापान में है, तो उनको विकसित करना है। जापान ने ये कर लिया। जापान में एक भी बच्चा, एक भी इंसान इलिटरेट, असाक्षर नहीं है, निरक्षर जिसे बोलते हैं, सिंगापुर में नहीं है। तो क्या है, किस तरह जापान विकसित हो पाया है? क्योंकि उसके ह्यूमन रिसोर्स बहुत विकसित है। अगर हम बात करें, उनके पास जमीन नहीं है खेती करने की, तो उन्होंने पानी में खेती कर ली। समझ रहे हैं आप? तो हमें किसी भी देश को विकसित कराने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वहां पे पाए जाने वाले रॉ मटेरियल्स नहीं है। अफ्रीका में तो हमसे ज्यादा रॉ मटेरियल्स पाए जाते हैं, लेकिन अफ्रीका हमसे गरीब कंट्रीज में आती है। क्यों?
ह्यूमन रिसोर्स विकसित नहीं है, मानव रिसोर्स, मानव संसाधन विकसित नहीं है। तो क्या बोलते हैं, दिमाग को बढ़ाना, ताकि हमारा देश भी क्या बन सके, जापान या सिंगापुर जैसी देशों की प्रेरणा लेकर के एक विकसित देश बन सके। होता क्या है, 2020 में जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई तो इसका कार्यान्वयन हुआ। इसमें क्या किया गया कि देखिए स्कूल बोर्ड्स बहुत तरीके के होते हैं, यूपी, सीबीएसई, आईसीएसई, आईएससी, ये सारे बोर्ड्स होते हैं। इसमें क्या होता है, बच्चे को अलग अलग तरीके से मापा जाता है, इनके नंबर देने के तरीके अलग अलग होते हैं। जैसे कुछ में परसेंटेज तरीका लगता है, कुछ में आपको सीजीपीए ग्रेड्स दिए जाते हैं। तो इससे क्या होता है, कंफ्यूजन क्रिएट होता है। जब सीबीएसई बोर्ड का बच्चा, यूपी बोर्ड का बच्चा या आईसीएसई बोर्ड का बच्चा एक साथ किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाता है तो उसके साथ क्या होता है, वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। ठीक है, उस कंफ्यूजन को हटाने के लिए उन्होंने क्या सोचा कि परख का मतलब होता है परखना, जानना, एक उनको लेवल प्रोवाइड कर देना जिनसे उनको परखा जा सके। यानी कि आपको एक बराबर लेवल देना, भले सीबीएसई हो, भले आईसीएसई हो, भले आईएससी हो, भले यूपी बोर्ड हो। ठीक है, तो एक मूल्यांकन पैटर्न एक जैसा रखना, और मूल्यांकन पैटर्न ऐसा भी नहीं रखना कि हाँ भैया ठीक है परसेंटेज दिए जाएंगे सिर्फ वो। इसमें एक नवीनतम शोध होनी चाहिए, एक अलग डिजाइन होनी चाहिए। ठीक है, एक अलग डिजाइन होनी चाहिए, और वो जो डिजाइन है, वो जो डिजाइन आपको बनाएगी सरकार, वो आज के समय के लिए सहयोगी होनी चाहिए, जिससे बच्चे सिर्फ क्या कर सकें, सिर्फ एक उनके पूरे बौद्धिक स्तर का विकास हो सके। ऐसा ना हो कि भाई वो रट के पास हो गए। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, खेल कूद, एक्टिविटी, एक्सपेरिमेंट, जिससे बच्चे की पर्सनालिटी का विकास हो सके। पर्सनालिटी, आपने बच्चे को देखा होगा कि कुछ बच्चे होते हैं बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन उनकी पर्सनालिटी बिल्कुल नगण्य होती है, वो किसी के सामने जाके बोल भी नहीं पाते हैं। ऐसा नहीं करना। ये एनसीईआरटी का एक घटक है। ठीक है, हाँ, ये 2 भागों में विभक्त है, इसके 2 पार्ट है, राष्ट्रीय उपलब्धि विश्लेषण, राज्य उपलब्धि विश्लेषण। मतलब इसको 2 इकाइयों में बांट दिया गया है। पहली जो कि केंद्र सबको मैनेज करेगी, दूसरी राज्य। तो मतलब 2 स्तर पे बांट दिया गया है। पहला जो स्तर है हमारा राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण, कि सेंटर के लेवल, सेंटर किस प्रकार से एक मापदंड बनाती है और वो देखती है कि किस प्रकार से उपलब्धियां हमें हासिल हुई है ये सारे मापदंड बनाने के बाद। हाँ, ये सिर्फ रिजल्ट ओरिएंटेड ऐसा काम नहीं करेगी कि हमें बस रिजल्ट चाहिए, ये पूरे प्रोसेस में देखती जाएगी, मतलब प्रोसेस ओरिएंटेड काम करेगी। ऐसा नहीं कि भैया हमको सिर्फ रिजल्ट चाहिए तो हमें सिर्फ रिजल्ट पे ध्यान देना है। ये किस पे वर्क करेगी, जो प्रोसेस चल रहा है, कि जो हम प्रोसेस कर रहे हैं बच्चों, एक मापदंड लाने के लिए, बच्चों का विकास करने के लिए, वो प्रोसेस सही है कि नहीं है। तो 2 मापदंड राष्ट्रीय लेवल पर, फिर राज्य भी इस चीज को देखेगी कि जो हमने मापदंड डाला है उससे जो हमें उपलब्धि प्राप्त हुई है वो सही है कि नहीं है, मतलब उससे और उपलब्धि हम लोग प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। समय समय पर परीक्षाएं रखी जाएंगी, है ना। देखो क्या बड़े पैमाने पर, मतलब स्कूल लेवल पे तो मूल्यांकन होगा बच्चों का, एक्टिविटीज कराई जाएंगी, एक्सपेरिमेंट कराए जाएंगे, खेल कूद कराए जाएंगे, बहुत सारी चीजें पढ़ाई से रिलेटेड कराई जाएंगी, क्विज वगैरह ये सारी चीजें कराई जाएंगी, तो स्कूल पे आधारित। ठीक है, स्कूल पे आधारित के बाद परीक्षा कैसे लेनी है, सिर्फ बच्चों पर ही नहीं थोपा जाएगा। हम लोग जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को, परीक्षा कैसे लेनी है, परीक्षा किस प्रकार से कंडक्ट करानी है, ताकि बच्चों के जो नंबर हैं जो गिरते जा रहे होंगे तब तो उनमें सुधार होगा, है ना। बच्चों के भविष्य में सुधार होगा, उनके नंबरों में सुधार हो, और नंबरों के साथ साथ उनके सोचने समझने की शक्ति, बुद्धि में सुधार हो। फिर उसके बाद हायर लेवल में, हाई लेवल पे जब वो जाएं, उच्च स्तर पे जाएं, जब किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएं तो उस पे सुधार हो। ठीक है, उद्देश्य क्या है, अच्छा हाँ, इसी के तहत क्या बोला गया, 2 चीजें बोली गई। पहला क्या बोला गया कि साल में 2 बार परीक्षा होगी, बोर्ड एग्जाम्स 2 बार होंगे। जब पहली बार बोर्ड एग्जाम होगा, अगर बच्चे के मार्क्स कम आते हैं तो बच्चा क्या कर सकता है, यहाँ पे उसको देख सकता है कि क्यों हमारे मार्क्स कम आए हैं, तो उसमें सुधार करेगा। ठीक है, तो बच्चे को एक मौका मिल जाएगा। पहले सिर्फ 1 बार बोर्ड परीक्षा होती थी, हम लोग कितना घबराते थे, है ना, कि अरे बाप रे खराब हो गई तो क्या करेंगे, मेरा तो पूरा फ्यूचर खराब हो जाएगा। लेकिन अभी सिर्फ 2 बार परीक्षा होंगी, एक परीक्षा जब होगी तो उसमें बच्चा सुधार कर सकता है कि ये गलतियां, चलो सुधार करते हैं, सुधार का मौका दिया गया।
दूसरी बार परीक्षा होगी। मैथ्स की भी गणित की भी 2 परीक्षाएं होंगी। एक मानक स्टैंडर्ड परीक्षा होगी जो सभी विद्यार्थियों को देनी होगी, और उस विद्यार्थी वो जब परीक्षा देंगे, वो मानक परीक्षा जब देंगे, वो जब मानक परीक्षा देंगे तो उसमें जब वो विद्यार्थी क्या देखेंगे, वो विद्यार्थी ये देखेंगे कि हम मैथ्स में किन विषयों में थोड़ा फेल हो रहे हैं, किन विषयों में हमारे पास क्या हो रहा है, मैथ्स के किन सब्जेक्ट्स में किन टॉपिक्स पे हम थोड़ा फेल हो रहे हैं, उसमें वो सुधार करेंगे। फिर जब सुधार कर लेंगे तो स्टैंडर्ड परीक्षा होने के बाद क्या हो जाएगी, पीछे ही करना है उसको। हाँ 1 मिनट बच्चों। ठीक है, तो थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी तो माफी चाहती हूँ इसके लिए मैं आपसे, है ना। दूसरी मैथ्स की परीक्षा जो होगी वो थोड़ी उच्च स्तरीय परीक्षा होगी, जब आप स्टैंडर्ड जो हमारे बेसिक सुधार आप मैथ्स में कर लोगे, उन स्टैंडर्ड्स को अचीव कर लोगे, उन मानकों को, तो फिर उच्च लेवल की मैथ्स की परीक्षा होगी, जिससे बच्चों के दिमाग में भरा हुआ जो मैथ्स के प्रति डर है वो निकल जाए। देखिए बच्चों के मन में मैथ्स के प्रति डर क्यों होता है, क्योंकि हम अक्सर क्या करते हैं कि उनको पहली सीढ़ी से आखिरी सीढ़ी में ले जाने की कोशिश करते हैं, स्टेप वाइज उनको सिखाने की कोशिश कई बार नहीं कर पाते हैं। तो हमें क्या करना है, मानक परीक्षाओं के थ्रू उनको स्टेप्स को सिखाने की कोशिश करनी, फिर उच्च स्तरीय परीक्षा लेनी है, ताकि बच्चों के मन से मैथ्स का डर दूर हो जाए। समान मानदंड मतलब चाहे सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, आईएससी हो, यूपी हो, सबके लिए एक समान क्राइटेरिया करना। ठीक है, मूल्यांकन पैटर्न को बढ़ाएं, इसका मतलब होता है कि पैटर्न में उसकी डिजाइन को बदलें। उसकी डिजाइन ऐसी होनी चाहिए ना जो आज के समय में लाभकारी हो। सिर्फ ऐसे नहीं रख दो कि हाँ बच्चे को लगे कि अब तो रट के ही पास होना है, हर तरीके से उसका विकास करो, शारीरिक, मानसिक, इमोशनल, भावनात्मक भी, क्योंकि कई बच्चे क्या होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं, वो इतना प्रेशर झेल नहीं पाते हैं। अच्छा, जो कोटा में सुसाइड वगैरह हो रहा है, आपने बहुत सुना होगा ना कि कोटा में इतने सुसाइड्स हो रहे हैं, कोटा में इस तरीके की चीजें हो रही, क्यों? क्योंकि वो भावनात्मक रूप से कमजोर हैं। उन बच्चों के लिए भी सोचना, बच्चों का शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक हर तरीके से विकास करना है, तभी तो हम एक मानव संसाधन बना पाएंगे ना बच्चों को। क्यों बताइए? फिर क्या आता है, असमानता को कम करें, मतलब जो असमानता है, कभी ग्रेड सिस्टम से बच्चों को नापा जा रहा है, कभी परसेंटेज सिस्टम से, तो इसको कम कर दें, एक ही सिस्टम लाएं। बेंचमार्क, एक बेंचमार्क दी जानी चाहिए। ये पीपीटी, हाँ, महत्व, इसका महत्व क्या है कि कॉलेज में जो कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चे जो सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड के होते हैं, जब वो कॉलेज में जाते हैं तो उनको एक अलग से एडवांटेज दिया जाता है, लेकिन यूपी बोर्ड के जो बच्चे होते हैं या ऐसे जो राज्य सरकार बोर्ड के बच्चे होते हैं उनको नहीं दिया जाता है। तो इस प्रकार की असमानता को दूर करना, ताकि बोर्ड का यहाँ पे इम्पैक्ट ना पड़े, एक जो क्राइटेरिया सरकार ने बनाया ना सिर्फ उसका इम्पैक्ट पड़े। आपने भी कभी बार फेस किया होगा कि जो राज्य सरकार से पढ़े हुए, जो स्टेट बोर्ड से पढ़े हुए बच्चे होते हैं, उनको कहीं ना कहीं कम आंका जाता है, भले उनमें कितना भी टैलेंट हो। उसी तरह सीबीएसई और आईसीएसई वालों को थोड़ा ज्यादा आंका जाता है। अच्छा, किन बच्चों के साथ ये हुआ है, ये चीज फेस की है, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नवोवेश मूल्यांकन परीक्षणों एक अलग डिजाइन बनाए, उनके आचरण, यहाँ तक कि उनके जो कैरेक्टर है, किसी इंसान को, इंसान कितना भी पढ़ ले, लेकिन अगर उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है तो क्या हम उसको पढ़ा लिखा मान पाएंगे? नहीं। तो उसके आचरण को भी मापना है, एथिक्स जिसे हम बोलते हैं। एथिक्स समझ रहे हो ना आप लोग? एथिक्स क्या होता है? एथिक्स क्या होता है बताइए आप लोग, क्या होता है एथिक्स? मोरालिटी क्या होती है? ये सारी चीजें बच्चों के जहन में भरना, उनको एक अच्छा इंसान भी बनाना है हमें, है ना। तो तकनीक, टेक्निकल तरीके से एक पूरे डिजाइन को तैयार करना, ताकि पूरा ऑल इन ऑल उनका विकास हो सके। समग्र, पूरा शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक हर तरीके का दृष्टिकोण लेना, समग्र दृष्टिकोण। बच्चों की पूरी भागीदारी होनी चाहिए, सिर्फ बच्चों नहीं, टीचर्स की, जो स्कूल में और सारे टीचर्स के अलावा लोग हैं, उनकी सबकी भागीदारी होनी चाहिए। अनुभव, जो लोग एक्सपीरियंस्ड है इस क्षेत्र में, ठीक है, उनका क्या होना चाहिए, उनसे
उनके अंडर रह करके ये काम किया जाना चाहिए। प्रगतिशील बदलाव क्या होते हैं? समय के साथ जो बदलाव आए। आज का समय वो नहीं है कि हमने बच्चे को रटा दिया, बच्चे ने एक जॉब पा ली, सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया। नहीं, आज का समय क्या है? बच्चे को इस तरीके से बनाना ताकि वो देश विदेश में जाकर के हमारा नाम, अपने देश का नाम रोशन कर सके। वो तभी होगा ना जब क्या होगा, बच्चा हर तरीके से विकसित होगा। हम लोगों ने क्या पढ़ा इस स्लाइड में? हमने परख में क्या पढ़ा कि एक ऐसा मापदंड तैयार करना है, ऐसा क्राइटेरिया तैयार करना है, चाहे वो सीबीएसई हो, यूपी हो, आईसीएसई हो, सबके लिए बराबर हो। पहली बात, भला बच्चा भले स्टेट बोर्ड से पढ़ रहा हो, बच्चा भले आईसीएसई बोर्ड से पढ़ रहा हो, बच्चा भले सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहा हो, जब वो कॉलेज में जाए या जब वो कहीं हायर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाए तो उसको दिक्कतें ना फेस करनी पड़े, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो मापदंड बनेगा वो एक अलग डिजाइन से बनेगा जिससे बच्चे का शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक हर तरीके का विकास हो, मतलब बच्चे की पर्सनालिटी में विकास हो। तीसरा इंपॉर्टेंट, उसके अंदर के जो गणित का डर है या परीक्षा देने का जो डर है कि परीक्षा में फेल हो जाएंगे, क्या होगा, अच्छे नंबर नहीं आएंगे, क्या होगा, मैथ्स में अच्छे नंबर नहीं आएंगे, ये सारे डर को निकालना। चौथा कि बच्चे की पर्सनालिटी को डेवलप करना, ठीक है, जिससे बच्चा समाज में एक मानव संसाधन के रूप में उभर के आए। तो परख में हम एक मापदंड को तैयार करते हैं जिससे बच्चे का हर तरीके से विकास हो सके और अनुभवी लोगों के सलाह ले करके करते हैं। हमने 3 चीजें कर ली हैं, निपुण, परख और ईएमआरएस विद्यालय क्या है। इस सीरीज को हम आगे बढ़ाते जाएंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। ऐसे बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हम इसमें जोड़ेंगे। आपको ये सीरीज कैसी लग रही है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपके सहयोग से सीरीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगे तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और भी दोस्त जो आपके इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ ये शेयर करें, हमारे सेशन को लाइक करें। ऐसी और सीरीज के साथ मैं आपसे मिलूंगी कल। तब तक के लिए धन्यवाद और थैंक यू। बाय बाय।